A very good morning everyone. So welcome to संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। तो ये है हमारा पेपर 1 2023 जो कि अभी रिसेंटली मेंस हुआ है। उसमें क्या क्वेश्चन आया है, तो एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसको देख के काफ़ी लोग मतलब कन्फ्यूजन में है और मतलब कि लोग कह रहे हैं कि भैया ये डायरेक्ट नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। नथिंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि सिलेबस में साफ साफ एक टर्म मेंशन है एंड दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो इसके अराउंड जो भी चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, उनका क्या डिस्कोर्स है, उनका क्या स्टडी है, वो सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके की जो टर्म्स हो जाती हैं, ये ओवर मतलब ये फार फेजेड टर्म्स होती हैं, इनको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। तो संकट मोचन में हम लोग मतलब इस क्वेश्चन को देखने से पहले ही एक सीरीज़ चला रहे थे ग्लोबलाइजेशन पे। तो उस पर अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी हम ये सब चीज़ें कवर कर रहे थे। यहाँ पे डायरेक्ट पहले हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये देखिए, और हाँ ये बड़ा क्वेश्चन आया। तो देखिए 20 मार्कर का क्वेश्चन है। तो 20 मार्कर का क्वेश्चन यानी कि आपसे बहुत ज़्यादा ये वेटेज रखता है। तो क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन अर्जुन अप्पादुराइज कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी। अब ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगेन वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि लोग जनरली जो है इतना हम लोगों का ग्रिप नहीं होता है। तो अगेन ग्रिप रखना है और इसीलिए वी आर हियर। तो आज हम लोग करेंगे डिस्कशन अर्जुन अप्पादुराई का। तो अगेन आज इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली हम लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस थ्योरिस्ट को पढ़ेंगे, इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे, और फिर उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, इस आंसर को एक अच्छे से फ्रेमवर्क में लिखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। तो आज जो मैं डायरेक्ट बात करूँगी, विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू हिम ओनली, अर्जुन अप्पा दुरई। तो आज इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। आज इस बार आया है, अगली बार भी आ सकता है, किसी और फॉर्मेट में आएगा, पर आएगा ज़रूर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मॉडर्निटी, मॉडर्निटी एट लार्ज, कल्चरल dimensions of globalization। तो ग्लोबलाइजेशन अगर आपको पता है, तो ग्लोबलाइजेशन का अगर देखा जाए तो डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द कल्चरल एंगल, क्योंकि जब पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो रहा होता है, जब इकोनॉमी में गुड्स सर्विसेज और इन सब इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ का एक्सचेंज हो रहा होता है, तो एक और एक्सचेंज हो रहा होता है एंड दैट इज़ द फ्लो ऑफ आइडियाज़। तो अगर उसको देखा जाए, उस डायनेमिक से देखा जाए, तो एक टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड दैट इज़ द टर्म ऑफ कल्चरल। कल्चरल यही एक्चुअली में, यही जो हम पढ़ रहे हैं ना, यही आंसर ही था, पर लोगों ने एग्जैक्ट एड्रेस नहीं किया। तो उसको कैसे करना है वो आज हम लोग सीखेंगे। तो कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म है ये समझना हमारे लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो है ही। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन जब होता है, तो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, ग्लोबलाइजेशन होता है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स दैट इज़ मिक्सिंग ऑफ कल्चर। तो हाइब्रिड हो गया भैया, क्यों? क्योंकि कल्चर्स जो हैं यहाँ पे हमको उसका मिक्स देखने को मिलता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एक नया पर्सपेक्टिव हमको मिलता है कि हम कैसे इंटरप्रेट करें रियलिटी को। तो एक टर्म प्रपोज की जाती है एंड दैट इज़ द टर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक ग्लोबलाइजेशन है और एक ग्लोकलाइजेशन है। तो ग्लोकलाइजेशन, अब ये जो है ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये टर्म मैंने आज से कुछ साल पहले मैंने एनवाईपी यानी नेशनल यूथ पार्लियामेंट में स्पीच दी थी, उसमें मैंने ये टर्म यूज़ की थी। तो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे उस वक्त मेरे को इतना नहीं था कि हाँ इस पे थ्योरेटिकल एनालिसिस कभी यूपीएससी में आएगा, उस पर्सपेक्टिव से नहीं, बट हाँ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्लोकलाइजेशन अगर देखा जाए तो ग्लोकलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्लोबल
एंड लोकल। तो ग्लोबल और लोकल दोनों का इंटरप्रिटेशन से हम क्या नया आउटकम्स ला सकते हैं, किस तरह का नया अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से ही आ रहा है ये टर्म, बट दैट्स द अगेन द हाइब्रिड होने की वजह से, कल्चरल इंटरेक्शन होने की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो कल्चरल हाइब्रिड्स यानी मिक्स ट्रेड्स हमको देखने को मिलते हैं। एक और टर्म होती है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, दैट इज़ क्रियोल, क्रियोलाइजेशन। अब ये क्या होता है क्रियोलाइजेशन, CREOLIZATION, क्रियोलाइजेशन। तो इसका क्या मतलब होता है, तो मिक्सिंग। अब क्रियोल एक लैंग्वेज एक्चुअल में अगर बात करें हम लोग, तो जैसे कि जो लैटिन अमेरिका है, तो अराउंड दैट साइड देयर इज़ दिस लैंग्वेज दैट इज़ क्रियोल दैट एग्जिस्ट। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ भी अगर हम करेंगे तो क्रियोलाइजेशन, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि भैया वर्नाक्युलर लैंग्वेज का इस्तेमाल होना, या फिर कैसे मतलब कि वर्नाक्युलर वहीं पे इंग्लिश भी इम्पोज कर दी जाती है, तो उस दोनों को मिक्स करके कुछ नया ही फॉर्म आ जाता है। तो क्रियोलाइजेशन भी इस तरह का एक प्रोसेस होता है। तो क्रियोलाइजेशन इज़ रेफर टू मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। तो लैंग्वेज एंड कल्चर, क्योंकि देखिए लैंग्वेज इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी मच क्लोज टू आवर हार्ट, आवर कल्चर, आवर बिहेवियर, आवर आइडेंटिटी। तो उसी में ही अगर देखा जाए तो किस तरह से लैंग्वेज प्ले होता है, दैट इज़ क्रियोलाइजेशन। तो लोकल लैंग्वेज में फॉरेन एलिमेंट कैसे आ रहा है, फॉरेन लैंग्वेज में लोकल एलिमेंट कैसे आ रहा है, इस तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं, क्रियोलाइजेशन। ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। देखिए ग्लोबलाइजेशन हुआ तो चीज़ें एक्सचेंज हुई, लैंग्वेजेस में चेंजेस आए, वहीं पे अगर हम बात करें तो कल्चर्स में हाइब्रिड फॉर्म्स आए। तो इस तरीके की चीज़ें तो हम लोगों को पता ही, कंटेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अर्जुन अप्पादुराई का जो ये मॉडर्निटी एट लार्ज कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, ये प्रपोज करता है कि हाँ, द आइडिया ऑफ फ्लो एंड डिसजंक्चर विद इन इट। देखिए कोई भी जब इतना चीज़ बड़ी फ्लो होती है ना, तो उसके अंदर डिस्जंक्चर, पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रप्शंस होते हैं। तो उस चीज़ को, वो जो रप्चर्स आते हैं, क्लीवेजेस आती हैं, उसको कैसे हम पढ़ें, उसको कैसे समझें, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर देखा जाए तो अर्जुन अप्पादुराई की जो अंडरस्टैंडिंग है, एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबलाइजेशन को, उसमें ये बात करते हैं इसी चीज़ की। ये कहते हैं कि जो ग्लोबल फ्लोज अगर हम देखें और उसको कंपेयर करें ग्लोबलाइजेशन से, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रहा है, क्या पॉजिटिव्स हमको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एथनोस्कोप क्या होता है। अब देखिए एथनोस्केप, एथनोस्केप, एथनोस्केप का मतलब होता है स्केप ऑफ आइडेंटिटी। कोई भी जो जोग्राफिक एरिया में होता है वहाँ पे आइडेंटिटी होता है। अगर हम देखें तो लोग अगर देखा जाए तो वो इधर उधर चलते हैं, उनकी कम्युनिटी अगर देखा जाए तो कम्युनिटी आइडेंटिटी इज़ नॉट फिक्स्ड, पीपल आर मोबिल, पीपल आर मोबिल। हम जैसे पहले गांव में रहते थे, आज हम शहर में रहते हैं, कल को ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर में चले जाएंगे, तो पीपल आर मोबिल। तो इसीलिए कम्युनिटी आइडेंटिटी, कम्युनिटी आइडेंटिटी इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। अगर या बात किया जाए तो हम लोग अगर देखें तो हमारा जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, और वहीं पर अगर हम देखें तो हम टूरिस्ट बनते हैं, माइग्रेंट्स मिलते हैं, रिफ्यूजी, एक्सपेट्रिएट्स। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो एक तरीके से फिक्स टेरिटरी में नहीं रहते हैं, वो इधर उधर चल रहे होते हैं। तो जब दोज हु कैन नॉट मूव लिव विद इमेजिनेशन एंड फैंटेसीज ऑफ मूवमेंट, क्योंकि देखिए हम लोग क्या कहते हैं, अब बहुत आजकल जैसे रोडीज़ में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं तुमने क्या एडवेंचर किया, एडवेंचर किया हो। अब ये देखिए 18 साल का बच्चा क्या ही एडवेंचर कर रहा होता है। अब देखिए एडवेंचर मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी नहीं कि हाँ मैंने उस दिन वो किया, नहीं, बड़ा एडवेंचर क्या किया। पर एवरीवन यूज्ड टू फेक इट, हाँ मैं तो बड़ी एडवेंचरस हूँ, मैं तो बड़ा एडवेंचरस हूँ। तो बात क्या होती है, बात ये होती है कि आदमी को हमेशा मूवमेंट की फैंटेसी रहती है कि हाँ मैंने ये किया है, मैं एक जगह फिक्स नहीं रहता हूँ, मैं तो तुरंत बैग उठाता हूँ निकल लेता हूँ। तो ये आइडिया जो है, इस तरीके से कैसे माइग्रेशन हो रहा है, किस तरीके से आइडिया ऑफ एडवेंचर हम लोगों में इनबिल्ट है। तो ये आइडिया हो जाता है, सब आइडियाज़ कैसे रिलेटेड है कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस से, कल्चरल एलिमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो एथनोस्केप एक टर्म हो जाती है, विच इसका मतलब है कि आप फिक्स जगह पे नहीं रहते हैं।
ऐसी एक और टर्म आ जाती है, दैट इज़ टेक्नोस्केप। टेक्नोस्केप टेक्नोस्केप की बात किया करें तो टेक्नो मतलब अगेन हमें पता ही लगे तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एट ग्लोबल स्केप। तो ग्लोबल स्केल में जो ट्रांसपोर्टेशन या फ्लो ऑफ आइडियाज़ या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन होता है, दैट इज़ टेक्नोस्केप। तो यहाँ पे ये ऐसी फाइनेंसस्केप होता है, फाइनेंसस्केप तो मनी का मूवमेंट जो होता है, अब आज कैसे बिटकॉइंस में मूव कर रहे हैं, तो इस तरह से कैसे होता है। मीडियास्केप तो मीडियास्केप कैसे मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन विद इन मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमारे को हमारा मोड ऑफ थिंकिंग ही चेंज कर सकता है, क्या हो रहा है। दूसरे में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आज किस तुरंत एक्सेस हो जाती है। वैसे ही हम बात करें तो हमारे खुद के चैनल फॉरेन में क्या हो रहा है सब बताते हैं। आइडियोस्केप क्या होता है, तो पॉलिटिकल आइडियाज़ या प्रोपोगेंडा जैसे होता है, जो जैसे एक स्टेट है वो कोई पॉलिटिकल आइडियाज़ कर रहे हैं तो उसका फ्लो कैसे हो रहा है, काउंटर आइडियाज़ कैसे आ रहे हैं, तो इस तरीके से होता है। तो दैट्स आइडिया ऑफ चैनल ऑफ स्टेट ऑफ एलिमेंट, या फिर उसका अराउंड आइडियाज़ कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो देयर आर मल्टीपल स्केप्स विच आर disjunctive and are flowing in different direction and at different speed। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डिफरेंट स्पीड पे कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं दीज फ्लोज आर fragmented and leads to the creation of hybrid forms of culture। तो ग्लोकलाइजेशन की बात कर लीजिए या मीडियास्केप, आइडियोस्केप, फाइनेंसस्केप, तो इस तरीके से एक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा होता है। माइग्रेंट्स जो हैं वो इधर उधर चल रहे होते हैं, रिफ्यूजीज़ के चल रहे होते हैं। जैसे अगेन मेक्सिको में वॉल हो गया, हर आदमी सोच रहा है ये वॉल के अराउंड क्या कंसेप्ट है, या फिर कैसे अमेरिका में वेयर इज़ अमेरिका, व्हाट इज़ अमेरिका, ये सारा थॉट प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। ये स्मूथ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे डिस्जंक्शंस आते हैं, रप्चर्स आते हैं। मीडिया का आइडिया कैसे फ्लो कर रहा है, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हैं, या फिर ग्लोकलाइजेशन से रिलेटेड है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, कल्चरल एलिमेंट में क्या चेंजेस है, आइडेंटिटी में क्या चेंजेस है, ये सब चीज़ें की बात की है हमारे अलादी अर्जुन अप्पादुराई ने। ठीक है, तो अर्जुन अप्पादुराई। अब इनका ही एक वीडियो का भी मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। ठीक है, मीडिया का मैं प्ले करके दिखाती हूँ आपको। More migrants, more dual commitments to your new place and your own place, more going back and forth. All of that has increased in numerically and in intensity. We all know that modern media has intensified people's sense of where they can be at the same time, etc. Internet, Skype, mobile phones, and so on, all remarkable changes in a very short period. So change indeed, lots of things continuous and only intensifying, but I would say that if I had to make a general characterization, which would hold for Europe, but also to some extent for the US and for other parts of the world like India or other parts of Asia, that sense of dislocation or lack of fit between identity, place, loyalty, and so on, has become somewhat part of everybody's anxiety. States, migrants, no one is sitting, as it were, completely secure. So if you take the US, the people who have just come, let's say undocumented migrants from Mexico or elsewhere, as well as Donald Trump, the most hyper-privileged,
are all anxious. What is the US? Who is the US? Where is the wall? Who's coming in? No one is sitting very complacent. So I would say the big change in regard to deterritorialization is that no one is free anymore, I think, of the feeling that these primary connections between place and identity, sovereignty, borders is just fine, and there are a few disturbances that we have to manage. The sense that the disturbances are what is central, I think, has become endemic. And I would say that might be the most. So differences have become a very central idea. तो differences, ruptures, disjunctions, एंग्जाइटी, ये सब हमको देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि आजकल जिस तरह से इंटीग्रेशन हो रहा है आइडियाज़ का, उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से हो रहा है, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो रहा है या आइडियाज़ का जो फ्लो हो रहा है, फाइनेंसेस का जो फ्लो हो रहा है, या माइग्रेंट क्राइसिस जो हो रही है, माइग्रेंट्स का जो फ्लो हो रहा है, रिफ्यूजीज़ का, एक्सपैट्रिएट्स का जो फ्लो हो रहा है, हर जगह अगर देखा जाए तो एक हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ग्लोकलाइजेशन हो रहा है. भाई ये इतना स्मूथ नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, एंग्जाइटी है, फियर है, एंड फियर ऑफ द अननोन है. So that is Aladi. I don't know why I keep on saying him as Aladi Ali Arjun. No, the name is Arjun Appadurai. So Arjun Appadurai, and ये हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन था. तो आई होप द क्वेश्चन का जो आंसर है उसका बेस आपका यहाँ पे बन गया है. तो क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन अर्जुन अपादुराइज कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी. तो ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी, तो एक आइडिया यहाँ पे आप जिसकी बात करेंगे, दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, मनी एंड ऑल दोज एस्पेक्ट, एंड वो कैसे हमारे इंडिजिनस सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करता है, किस तरीके से डिसरप्शंस होता है, इससे ही हम स्टार्ट करेंगे. तो ये जितने भी पॉइंटर्स हमने डिस्कस करें वो तो इसके पॉइंटर्स बनेंगे ही. इसके आगे भी हम और थोड़ा सा आगे भी आएंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं. तो फिर उसके बाद हम लोग इसका होलिस्टिक आंसर लिखवाएंगे. सो दैट्स देयर, and please like, share and subscribe Sankar Moja for general awareness. Thank you.